ब्रह्मास फाउंडेशन बैच 22 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। मैथ की क्लास आपके दोपहर में 12 बजे होगी। मेरी क्लास शाम को 8 बजे होगी 22 जून। ब्रह्मास फाउंडेशन बैच 22 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। मैथ की क्लास आपके दोपहर में 12 बजे होगी। मेरी क्लास शाम को 8 बजे होगी 22 जून। स्टार्ट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मास बैच के अंदर। एपिसोड नंबर फर्स्ट आप सभी के लिए। और सुबह आपका मैथ का जो एपिसोड हुआ होगा 12 बजे, कौन कौन उस क्लास के अंदर था, कैसी लगी क्लास आपको एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो दिल भी भेज दो कमेंट बॉक्स के अंदर। आपकी मैथमेटिक्स की सुबह क्लास हुई थी और मैं जो है आपकी जीके जीएस की जो क्लास है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की जो क्लास है, वो आपके बीच में लेने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा जो आपकी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है बेटा, मैं 5 मिनट पहले आपको समझा देता हूं आपके। तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वो मेरे पास यहाँ पर, जिसमें एक एनसीईआरटी का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, एक का आपके नाम है विज्ञान जो साइंस की एनसीईआरटी हमारी, एक इसके अलावा एक इकोनॉमिक्स जो है आपके अर्थशास्त्र वाली जो एनसीईआरटी है वो, और एक हमारी सामाजिक विज्ञान जिसमें समकालीन जो भारत है जिसके अंदर ज्योग्राफी भी शामिल है। ये हमारी 4 एनसीईआरटी जो हम कवर इनको करने वाले हैं। ये आपके लिए सूचना, ये 9th की एनसीईआरटी है, फिर हम 10th की एनसीईआरटी जो है वहां पर आपके पहुंच जाएंगे, है ना। कुल मिला के 21 क्लासेज आपकी होने वाली है। मैथमेटिक्स के अंदर भी 21 क्लासेज होंगी और मेरी क्लासेज भी आपकी 21 क्लासेज होने वाली है। कभी कभी हो सकता है टाइम आपका 2 घंटे भी हो जाए, कभी 1 घंटे हो, कभी 3 घंटे हो, वो हम हमारे अनुसार आपके कवर कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बाकी आपसे मेरा ये वादा है मेरी तरफ से कि क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से कोई सवाल अगर आएगा तो आप इन 21 क्लासेस से उस सवाल को कर ले जाएंगे और आपको ये महसूस आज ही हो जाएगा, पहले सवाल से ही आपको हो जाएगा। ठीक है, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री रहने वाली है। इनकी जो पीडीएफ है, जो टेस्ट है आपका, वो कहाँ मिलेगा आपको? ऐप के अंदर मिलेगा। अब हम दोनों भाई मिलकर के यूट्यूब पर तबाही मचाएंगे, चिंता मत कीजिए ना। दो भाई दोनों तबाही। अभी तो आपने मुझे देखा था, अब आप उनको देख रहे हो और हम दोनों मिलकर के जीके जीएस और मैथ जो है इसकी खोपड़ी में करेंगे छेद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में पूनम, नवीन, सौरभ, पल्लवी, कुलदीप, निरंजन, सिब्बू, अखिलेश, सभी का स्वागत है। तो आज जब मैं उनकी पहली क्लास देख रहा था ना रसगुल्ला, तो मुझे मेरी पहली क्लास याद आ रही थी यार मेरी। तो सब मैं सोच रहा हूँ कि अगर उनका 0 पे मानू ना मैं पहली क्लास, तो दोस्तों मेरा तो -4.5 लाख भाई साहब। तो सब मेरी क्लास तो बहुत ही खराब स्थिति में है। ठीक है, मेरी क्लास तो मतलब वो पहली जो मेरी क्लास थी दोस्तों, उसमें मैं बोल ही नहीं पा रहा था ना। एक छोटा सा बालक कैसे खड़ा हुआ था और उनकी जो पहली क्लास देख रहा हूँ तो मतलब अलग ही लेवल दिखाई दे रहा है। मेरी में तो रसगुल्ला कुछ भी नहीं था, है ना। तो चलिए आनंद आएगा, स्वाद आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसे हम यहाँ पर कवर करने वाले, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को उठाएंगे और उस क्वेश्चन में हमारे जो 9th की एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा हुआ है और हम उससे एक स्टेप आगे ले जाके आपको छोड़ने वाले हैं ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ठोस का सीधा
सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये हमारी साइंस की क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि ठोस जो है इसका सीधे गैस में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है। सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, एक्चुअली में ये होते क्या है रसगुल्ला दोस्तों? ये होते हैं पदार्थ। क्या होते हैं? ये पदार्थ होते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं पदार्थ, ठीक है। पदार्थ को ही हम लोग दोस्तों मैटर बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्रव होता है लिक्विड रसगुल्ला ना, और द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है, ठीक है। पदार्थ की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? मैं एक पदार्थ हूं, मतलब मेरा एक फिक्स क्या है? द्रव्यमान है, और मैं एक स्थान घेर रहा हूं, मतलब वो पदार्थ होता है, ठीक है। तो पदार्थ की दो चीजें जरूरी है आपके, एक तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, मास होगा, और एक इसके अलावा दोस्तों आपके, एक इसके अलावा जो है इसमें कोई ना कोई आयतन होगा, या कोई ना कोई स्थान जो है, कोई ना कोई स्पेस जो है यह घेरने वाला है। यह पदार्थ की खास विशेषता है। आपको अपने आसपास जो भी दिखाई दे रहा है दोस्तों वो सब पदार्थ है ना। पेन, कॉपी, चेयर, बोतल, रसगुल्ला, जो भी दिख रहा है सब क्या है? पदार्थ होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ की दोस्तों अपनी अलग अलग क्या होती है? अवस्थाएं होती है। जैसे कि आपके पदार्थ दोस्तों कौन सा आपके ठोस अवस्था के अंदर भी हो सकता है, सॉलिड के अंदर। पदार्थ द्रव अवस्था के अंदर भी हो सकता है। पदार्थ गैस के अवस्था के अंदर भी हो सकता है। पदार्थ की एक अवस्था प्लाज्मा भी होती है, और पदार्थ की एक अवस्था बोस-आइंस्टीन होती है ना। तो ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं आपके सामने यहां पर दिखाई गई हैं, जिसमें आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बर्फ क्या है? सॉलिड हो गया, ठीक है। द्रव क्या है रसगुल्ला? द्रव आपके दोस्तों क्या हो गया? लिक्विड हो गया, ठीक है, मतलब कि पानी हो गया है ना। और गैस आपके भाप हो गई दोस्तों, गैस, ठीक है। प्लाज्मा, सूर्य पे जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा है, ठीक है। और पदार्थ की सबसे लेटेस्ट 5वीं जो अवस्था है, जो कि आपके आइंस्टीन और आपके बोस जो इन्होंने खोजी थी आपके, और सबसे ठंडी जो अवस्था है वो होती है बोस आइंस्टीन, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पदार्थ की अवस्था में ठोस से द्रव के अंदर, द्रव से गैस के अंदर परिवर्तन क्यों होता है? एक बढ़िया सवाल एनसीईआरटी में लिखा हुआ दोस्तों आपके, कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्यों होता है? अवस्था में परिवर्तन जो है क्यों होता है? बर्फ पानी क्यों बनता है, और पानी बर्फ क्यों बनता है दोस्तों आपके? ये सवाल अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, 2 कारणों से दोस्तों होता है, ठीक है। एक कारण होता है इसका तापमान में परिवर्तन होने से। क्या होता है? टेम्परेचर जो है आपके, तापमान जो है इसमें परिवर्तन दोस्तों होने से ऐसा होता है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके, अगर दोस्तों मैं किसी चीज का तापमान, किसी दोस्तों पदार्थ का मैं तापमान बढ़ाऊंगा, दोस्तों उसके अंदर जो कण होंगे, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, उन दोस्तों कणों के मध्य क्या होगी? जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों मैं किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तो इसके अंदर कण होंगे, इन कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। गुरुजी ये बात हमारे समझ में नहीं आई दोस्तों, कोई बात नहीं रसगुल्ला। अगर दोस्तों मैं आपको उठा करके दोस्तों गर्म तवे के ऊपर बैठा दूंगा रसगुल्ला, तो क्या होगा दोस्तों? आप उछलने लगोगे, ठीक है। आपके अंदर जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको उठा के गर्म तवे पे बैठाऊंगा तो आप उछलने लगोगे, तो क्या होगा? जो आपकी गतिज ऊर्जा है कणों की आपके, वो बढ़ जाएगी। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कण होते हैं, इन कणों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों आपके, वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। दोस्तों कण जो है गति करेंगे, कण क्या करेंगे दोस्तों आपके? कण जो है गति करेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब कण जो है इनके अंदर सो मूवमेंट बढ़ेगा, कणों के अंदर गति बढ़ेगी, तो कण दोस्तों दूर दूर जाएंगे ना। कण गति होगी तो कण दूर दूर जाएंगे, और जब कण दूर दूर जाएंगे तो ठोस से क्या बनेगा? द्रव बनेगा, और द्रव से गैस बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों कणों की गति होगी तो कण क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे, तो ठोस से क्या बनेगा? ठोस से द्रव बनेगा, और द्रव से गैस बनेगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तापमान जो है, इस तापमान के बढ़ाने पर अवस्था में परिवर्तन होगा दोस्तों ना। सेकंड आपके लिखना दाब। तो कभी सवाल पूछे कि भाई अवस्था में परिवर्तन क्यों होता है, तो लिखना तापमान और दाब जो है इसके कारण होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पदार्थ के ऊपर प्रेशर बढ़ा दूंगा तो कण क्या होंगे? कण पास पास आएंगे। क्या होंगे? जो उसके अंदर कण है वो क्या होंगे? पास पास आएंगे, और सो कण पास पास आएंगे तो क्या होगा? कण पास पास दोस्तों आएंगे तो गैस से द्रव बनेगा, गैस से द्रव बनेगा, और द्रव से ठोस बनेगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपकी एलपीजी जो गैस होती है, जब मैं उसको एक सिलेंडर के अंदर बंद करता हूं तो वही गैस क्या बन जाती है? वही गैस जो है वह लिक्विड फॉर्मेट में आ जाती है, द्रव गैस में आ जाती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन, देखो आप दोस्तों हर जगह पढ़ते भी होंगे, लेकिन कुछ बातें आपको केवल एनसीईआरटी के अंदर ही मिलेंगी कि अवस्था में परिवर्तन क्यों होता है। तो ध्यान रखना,
तापमान और दाब जो है इसके कारण जो है अवस्था में परिवर्तन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि दोस्तों हमारे पास ठोस अवस्था भी है जैसे कि आपके बर्फ हो गया, दोस्तों हमारे पास द्रव अवस्था भी है जैसे कि दोस्तों पानी हो गया, और हमारे पास गैस दोस्तों आपकी जैसे कि भाप हो गया। ठीक है, अगर सवाल पूछे आपसे कि बर्फ जो है दोस्तों बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना, ठीक है, क्या सवाल पूछे कि जो बर्फ है दोस्तों इसका पानी में कन्वर्ट होना, मतलब कि बर्फ का पिघलना, दोस्तों बर्फ का पिघलना, तो इसे संगलन कहते हैं या फिर इसको पिघलना भी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, आपके एनसीईआरटी में इसके लिए संगलन वर्ड यूज किया, ध्यान रखना। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग, क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही कहते हैं मेल्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों, आपके मैंने आपसे ये कहा कि जो आपके बर्फ है उसका किसके दोस्तों आपके, तो बर्फ का गैस क्या आपके बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, तो बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना संगलन या पिघलना या फिर मेल्टिंग कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट सुनिएगा आप जो है, अगर दोस्तों यही पानी क्या हो जाए बर्फ में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कहलाता है, जमना। ठीक है, इसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा, और पानी का बर्फ में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा आपके, ये फ्रीजिंग कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने, अगर दोस्तों पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर पानी दोस्तों भाप में कन्वर्ट हो जाए तो इसे कहते हैं बाष्पीकरण, क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं इवेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं, कि पानी था वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया, पानी दोस्तों भाप बन के उड़ गया ना, पानी जो था वो भाप बन के उड़ गया, इसे कहते हैं बाष्पीकरण या फिर दोस्तों इसे इवेपोराइजेशन कहते हैं। हमारी एनसीईआरटी में इस पॉइंट के ऊपर बढ़िया बढ़िया जानकारी दोस्तों आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, और वो पहला सवाल जो इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बाष्पीकरण दोस्तों होता है, जो बाष्पीकरण है इसको प्रभावित करने वाले कारक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनके बारे में हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों ना। देखो बाष्पीकरण दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब है पानी का भाप में कन्वर्ट होना ना, पानी का भाप में कन्वर्ट होना, ये होता है बाष्पीकरण या फिर इवेपोराइजेशन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों मेरी बात जो है कि जो बाष्पीकरण है इस पे दोस्तों किस किस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी का पहला पॉइंट कहता है कि इस बाष्पीकरण के ऊपर सतही क्षेत्र दोस्तों आपके, अगर मैं सरफेस एरिया जो है, सतह क्षेत्रफल जो है, अगर मैं सतह क्षेत्र जो है इसको मैं बढ़ा दूंगा दोस्तों ना, अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा तो बाष्पीकरण जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको एक एग्जांपल से देख लीजिए, दोस्तों एक गीला कपड़ा है, उस गीले कपड़े को दोस्तों मैं ऐसे कैसे उठा करके तार के ऊपर डाल दूं तो उसको सूखने में समय लगेगा। ठीक है, वहीं दोस्तों मैं उस गीले कपड़े को फैला दूं अगर और फिर तार पे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, तो सूखने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल दोस्तों आपके गीले कपड़े को फैलाकर सुखाना। ठीक है, तो गीला जो कपड़ा है, गीले कपड़े को फैलाना, गीले कपड़े को फैलाकर सुखाने पर क्या होता है, फैलाकर सुखाने पर जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, फैलाकर सुखाने पर जल्दी सूख जाएगा, यही बाष्पीकरण का एग्जाम्पल है, जिसमें आपके सतही क्षेत्रफल बढ़ने पे क्या होगा, आपके बाष्पीकरण जो है ये बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों पॉइंट, अगर हवा और चल रही हो रसगुल्ला उस समय तो बाष्पीकरण दोस्तों और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके वायु की गति अगर तेज हो, आपके जो वायु है इसकी गति भी अगर तेज हो जाए तो बाष्पीकरण भी क्या होगा आपके, यह भी बढ़ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों हवा की गति तेज हो जाए तो बाष्पीकरण दोस्तों और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, अगर उस समय मान लो गर्मी अधिक पड़ रही हो, अगर तापमान दोस्तों अधिक हो आपके तो बाष्पीकरण और तेज होगा। ठीक है, अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो बाष्पीकरण दोस्तों आपके ये और तेज होगा, गर्मी में कपड़े आपके और जल्दी सूखेंगे दोस्तों ना। और अगर दोस्तों आर्द्रता कम हो, आप देखना अभी अभी दोस्तों बारिश का मौसम आने वाला है, जैसे ही बारिश का मौसम आएगा रसगुल्ला तो कपड़े दोस्तों सूख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है बारिश के दोस्तों मौसम में हवा में क्या होती है, आर्द्रता
होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जल वाष्प की मात्रा होती है, ठीक है। तो अगर आर्द्रता कम हो कहीं पर तो बाष्पीकरण जो है वहां पे भी अधिक होगा, ठीक है। लिखना आपके आर्द्रता अगर कम कर दी जाए, अगर दोस्तों ह्यूमिडिटी कम हो आपके, अगर ह्यूमिडिटी जो है आपकी ये कम हो, नोट करना, तो क्या होगा, तो आपके वाष्पीकरण अधिक होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये जानकारी आपको है ना किसी नोट्स के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जानकारी जो है ये आपको केवल एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और जिस दिन पेपर में आएगा हूबहू सवाल पूछेगा आपसे कि वाष्पीकरण जो है इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है। पहला कारण है सरफेस एरिया, सेकंड कारण है वायु की गति, तीसरा कारण है टेम्परेचर, और फोर्थ कारण है आपकी ह्यूमिडिटी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके अगला पॉइंट है दोस्तों, मैंने कहा अगर पानी का दोस्तों पानी जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसे, वाष्पीकरण दोस्तों कहते हैं। और अगर दोस्तों भाप जो है वापस से क्या हो जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं संघनन, या फिर दोस्तों इसे कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जो बादल बनते हैं वो बादल इसी का दोस्तों एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जो बादल होते हैं वो बादल किसका एग्जाम्पल होते हैं, संघनन का एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो गैस का द्रव में कन्वर्ट होना, भाप का पानी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और ध्यान रखना आपके बादल इसी का एग्जाम्पल है, क्लाउड जो होते हैं वो इसी का दोस्तों एग्जाम्पल है। अब सुनिए मेरी बात को आप जो है, अगर दोस्तों ठोस, अगर सॉलिड जो है वह सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, मेरी बात सुनना, अगर सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। स्टार लगाओ दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में जो आएगा, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसी को कहते हैं सब्लिमेशन दोस्तों, ना सब्लिमेशन। आपने दोस्तों कपूर की गोली जलाई है क्या, आपके कपूर की गोली को अगर आप जलाओगे दोस्तों तो सीधा सीधा क्या होगा, सीधा सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कपूर की गोली को जलाओगे तो सीधा क्या होगा, सॉलिड से सीधे आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके द्रव नहीं आएगा बीच में ना, तो उसे कहते हैं आपके ऊर्ध्वपातन। एग्जाम में सर्वाधिक सवाल जो है आपके इसी के सवाल पूछता है, सब्लिमेशन के, ठीक है। और दोस्तों अगर जो है, अगर आपके गैस से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस जो है सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे बोलते हैं निक्षेपण या फिर डिपोजिशन कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। खेतों में जो पाला पड़ता है दोस्तों आपके, वो पाला पड़ना इसी का एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल दोस्तों देख लीजिए आप मेरे साथ में, इन सब के जो एग्जाम्पल देखो, मैंने सबके एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। पिघलने का दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, पिघलने का एग्जाम्पल है बर्फ का पानी बनना, ठीक है। अरे ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और मैं कर रहा हूं, जिन्हें लग रहा है कि सर जल्दी कराओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाओ, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब यूट्यूब पर और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप वहां पर जाकर के आराम से देख लो, मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो। आपको लगता है कि यहाँ पर पढ़ना चाहिए तो आप आराम से पढ़ लीजिए, आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पिघलने का एग्जाम्पल क्या है, बर्फ का पानी बदलना, आपके बर्फ जो है इसका पानी में कन्वर्ट होना, पिघलना, ठीक है। जमना दोस्तों, पानी का बर्फ बनना आपके जमना हो गया, बाष्पीकरण, पानी का दोस्तों भाप बनना वाष्पीकरण हो गया। संघनन आपके जो आपके ये जो आपके हवा थी इसका किसमें आपके बादल में कन्वर्ट होना, संघनन हो गया। ऊर्ध्वपातन सबसे महत्वपूर्ण आपके, और ये दोस्तों हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सूक्ष्म बर्फ जो है ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ड्राई आइस का दोस्तों, ड्राई आइस है ना। आजकल दोस्तों आपने एक नया चौचला देखा होगा, शादी दोस्तों, शादी वादी जब होती है तो शादी वादी के दोस्तों अंदर जो है जब दूल्हा दुल्हन की दोस्तों एंट्री हो रही होती है तो आपको एक धुआं धुआं नजर आती है, ठीक है। वो धुआं क्या होती है दोस्तों आपकी, वो धुआं जो है वो ड्राई आइस होती है, ठीक है। बगल में मटके रखे रहते हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन आ रहे होते हैं दोस्तों आपके, उन मटकों के अंदर ड्राई आइस डाल देते हैं, सूक्ष्म बर्फ डाल देते हैं, और वो बर्फ जो है सीधा किस में कन्वर्ट होती है, आपके धुएं में कन्वर्ट होती है, और आपको धुआं धुआं जो है नजर आता है, एकदम आपके विहंगम दृश्य आपको नजर आता है, जहां पर आपके वो फोटोग्राफर जो है फोटो शूट करता रहता है, ठीक है। तो ड्राई आइस जो होती है जिसको हम सॉलिड CO2 कहते हैं ना, ड्राई आइस को ही क्या बोलते हैं, ड्राई आइस को ही सॉलिड CO2 कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्राई आइस जो होती है इसे सॉलिड CO2 कहते हैं। इसका सीधे आपके धुएं में कन्वर्ट होना जो होता है, ये आपके ध्यान रखना ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। बढ़िया क्वेश्चन है, कपूर और ड्राई आइस जो है आपको नोट करना है ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके निक्षेपण, पाला पड़ना दोस्तों, आपके खेतों में जो पाला पड़ता है, बर्फ पड़ती है आपके, वो किसका एग्जाम्पल है, निक्षेपण का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिएगा, मैंने सवाल पूछा आपसे, यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है? सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, ठीक है। तो ठोस का सीधे गैस में कन्वर्जन जो है, यह दोस्तों क्या कहलाता है? आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। और इसी का एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपको दोस्तों, कपूर की गोली इसका एग्जाम्पल है। या फिर अगर पूछूं आपसे, सॉलिड CO2 जो है आपके, ठोस CO2 या फिर ड्राई आइस जो है, वह इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों आते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस सवाल के अंदर जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की ओर आइएगा। पदार्थ के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। ये भी साइंस क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो है, यहां से मैंने सवाल बनाया है। गैस की तुलना में ठोस व द्रव की संपीड़ितता अधिक होती है, कंप्रेशन जो है अधिक होता है, तापमान बढ़ाने पर विसरण डिफ्यूजन की दर जो है वह कम हो जाती है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है, और ठोस का आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस दोनों का दोस्तों आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? ठोस का आयतन दोस्तों निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस दोनों का दोस्तों आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। दोस्तों इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों इस गिलास में पानी भरा हुआ है। अभी ये पानी, इस गिलास, पानी दोस्तों क्या है? लिक्विड है। अब जब ये गिलास के अंदर दोस्तों, तो गिलास की शेप के अंदर है। अगर मैं इसी पानी को दोस्तों निकाल करके एक आपके कटोरी में भर दूंगा तो वो उस शेप का हो जाएगा। अगर मैं एक जग में भर दूंगा तो वो उस शेप का हो जाएगा। पर मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस पानी को निकाल करके एक जग के दोस्तों अंदर डालूंगा तो इसका जो आयतन है, जो इसका वॉल्यूम है, इसमें कोई चेंज होगा दोस्तों? तो नहीं होगा, ठीक है। जितना पानी इस गिलास के अंदर है उतना ही पानी दोस्तों कहां पे जाएगा? जग के अंदर जाएगा। तो द्रव का आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। द्रव का दोस्तों आकार चेंज होता है, ठीक है। द्रव को जिसमें हम डालेंगे वो उसी दोस्तों आकार का हो जाएगा, ठीक है। देखो ठोस दोस्तों क्या है? ठोस ही है, ठीक है। ये ठोस है, जैसा इसका आकार है ऐसा दोस्तों ऐसा ही आकार रहेगा जब तक कि ये टूट ना जाए दोस्तों, ना। मैंने कहा ठोस दोस्तों क्या होता है? सॉलिड जो होता है दोस्तों, इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। सॉलिड जो है इसका आकार निश्चित होता है, जैसा इसका आकार है वैसा ही रहेगा दोस्तों। और इसका आयतन जो होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, यह भी निश्चित होता है, ठीक है। तो शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स किसकी हैं? आपके सॉलिड की फिक्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो द्रव है आपके, ये जो द्रव है, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों आपके, तो ये जो द्रव है, जो लिक्विड है, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो ये जो द्रव है इसका आकार जो है वह अनिश्चित होगा रसगुल्ला, ठीक है। कोई दोस्तों फिक्स आकार नहीं है, जिसमें इसको डालोगे दोस्तों वैसा ही हो जाएगा। लेकिन इसका आयतन निश्चित होगा दोस्तों, ना। जितना ये इस गिलास के अंदर है उतना ही दोस्तों कहां पर होगा? उतना ही जग के अंदर होगा, उतना ही दोस्तों आपके बाल्टी के अंदर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपके सामने दोस्तों, गैस की अगर बात करें तो गैस जो है इसका ना तो दोस्तों आकार निश्चित है, ना तो इसका आकार निश्चित है, ना ही इसका आयतन निश्चित है। अगर मैं इसको इस कमरे में डाल दूंगा तो ये इस दोस्तों आयतन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इस गैस को निकाल के दोस्तों आपके, मान लेते हैं इस गैस को निकाल करके मैं बाहर अगर रूम में डाल दूंगा तो ये उस आकार की हो जाएगी। तो गैस जो है इसका ना तो आकार है और ना ही एक आयतन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन तीनों में ये अंतर आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है ठोस का आयतन निश्चित है, ठीक बात है, जबकि द्रव और गैस, द्रव का जो आयतन है वो फिक्स होता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? यह ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। गैस की तुलना में ठोस और द्रव की संपीड़ितता दोस्तों अधिक होती है, ठीक है। पहले आप एक बार जो है दोस्तों इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठोस और द्रव और गैस दोस्तों, इन तीनों का अगर हम जो है, अगर इन तीनों को दोस्तों ढंग से हम जो है अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार हमको दिखाई देंगे, ठीक है। ठोस दोस्तों कुछ हमें इस प्रकार जो है, ठोस हमें जो है, ठोस के जो कण होंगे वो इस प्रकार हमें दिखाई देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठोस के कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है, नगण्य होती है दोस्तों। द्रव के जो कण होते हैं इनके मध्य दूरी दोस्तों अधिक होती है, ध्यान रखना आपके, ठोस की तुलना में अधिक होती है दोस्तों आपके। और जो गैस के जो कण होते हैं इनके मध्य दूरी दोस्तों और अधिक होती है, ठीक है। इस प्रकार ये ठोस, द्रव और गैस हमको दिखाई देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर आपसे सवाल पूछे
पूछे आपसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ पर जाऊंगा तो इनमें कणों के मध्य जो दूरी है आपके, कणों के दोस्तों मध्य दूरी जो है वो क्या होगी आपके, बढ़ जाएगी। ठीक है, अरे भाई कणों के मध्य दोस्तों दूरी जो है वो बढ़ेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां पर जाऊंगा तो कणों के मध्य दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं सवाल दोस्तों आपसे यह पूछ रहा हूं कि भाई साहब यहां पे दोस्तों मुझे इसको दबाना है, तो यहां पर गैप है ही नहीं रसगुल्ला, तो ये दबेगा नहीं दोस्तों ना। इस ठोस को अगर मैं दबाने बैठ जाऊं दोस्तों, संपीड़िता का मतलब है इसका कंप्रेशन करना, दबाना। ठीक है, तो ये दबेगा ही नहीं रसगुल्ला। कहां दोस्तों दबेगा, ये आपके टूट जाएगा, फिर दबेगा नहीं दोस्तों ना। तो जो इसकी जो संपीड़िता होगी, जो इसकी संपीड़िता दोस्तों होगी आपकी, वह नगण्य होगी। ठीक है, नगण्य होगी, मतलब 0 के आसपास होगी, बहुत ही कम होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहां दोस्तों कणों के मध्य दूरी है तो मैं इसको दबाऊंगा तो ये दब जाएगा। ठीक है, इसकी संपीड़िता होगी। ठीक है, यहां कण बहुत दूर दूर है रसगुल्ला, तो इनको दबाऊंगा तो आपके जो है ये कण पास पास आएंगे, ध्यान रखना। तो संपीड़िता किसकी सर्वाधिक होगी, संपीड़िता जो है गैस की जो सर्वाधिक होगी। तो मैं अगर इधर से यहां पर आऊंगा, ठोस से द्रव से गैस की ओर आऊंगा, तो संपीड़िता जो है आपके बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, संपीड़िता जो बढ़ती हुई जाएगी। यही कारण है दोस्तों आपकी कि जो एलपीजी गैस है, इस एलपीजी दोस्तों गैस को मैं दबा के सिलेंडर में इकट्ठा करूंगा दोस्तों, तो ये जो गैस है वो किस में कन्वर्ट होती है, गैस द्रव में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपके ये अणु पास पास आएंगे, और अणु जैसे ही पास आएंगे तो क्या होगा, गैस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संपीड़िता की बात करूं तो आपके इसकी आपके नगण्य होगी कंप्रेशन, जबकि यहां पर आपके सर्वाधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया कि गैस की तुलना में ठोस व द्रव की संपीड़िता दोस्तों अधिक है, नहीं रसगुल्ला, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ठोस और द्रव की संपीड़िता गैस की तुलना में दोस्तों कम होती है, आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, तापमान बढ़ाने पर दोस्तों विसरण डिफ्यूजन की दर दोस्तों कम हो जाती है। ठीक है, विसरण दोस्तों मतलब होता है स्वतः फैलना। ठीक है, दोस्तों विसरण क्या होता है आपके, विसरण वर्ड का मतलब होता है अर्थ आपके स्वतः फैलना। ठीक है, अरे इसका एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों आपके, आपको दोस्तों कभी आपके आसपास पड़ोसन दोस्तों जो होती है, उस पड़ोसन ने दोस्तों मान लो जो है आज दोस्तों आपके सूप बनाया है। ठीक है, पड़ोसन ने दोस्तों आपके मान लेते हैं आज दाल बाटी चूरमा बनाया, पड़ोसन दोस्तों आपके आज हलवा बनाया। ठीक है, पर उसकी खुशबू रसगुल्ला हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है, हमें पता लग जाता है कि पड़ोसन ने आज रसगुल्ला बनाया है, पड़ोसन ने दोस्तों आज जो है आपके लिए, पड़ोसन ने आज जो है आपके लिए क्या बनाया, आपके लिए हलवा बनाया है गरम गरम, कैसे रसगुल्ला। ठीक है दोस्तों, वो जो गैस जो निकल, जो आपकी सुगंध जो निकल रही है दोस्तों, वो तापमान जब बढ़ा था, जब वो पकने लगा था, तो तापमान बढ़ने पे क्या हुआ, वो जो सुगंध है उसका विसरण अधिक हुआ, स्वतः फैली वो, और फैलकर दोस्तों हमारे कहाँ पहुंच गई, हमारे घर में पहुंच गई कि आज पड़ोसन ने लिट्टी चोखा बनाया तुम्हारे लिए। ठीक है दोस्तों, होगा क्या आपके, तो गर्म सूप, गर्म चीजें जो होती हैं आपके, जब कोई गर्म चीज बन रही होती है, पक रही होती है दोस्तों आपके, तो उसके पकने पे क्या होता है, उसकी जो सुगंध होती है, उसकी सुगंध दूर तक पहुंच जाती है। कारण क्या, उसका कारण यह है कि तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन बढ़ता है दोस्तों ना। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर डिफ्यूजन जो है बढ़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया कि तापमान बढ़ने पर विसरण की दर जो है कम होती, गलत दोस्तों ना। तापमान बढ़ने पर क्या होगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल आपको कौन सा नोट करना है, इसका एग्जाम्पल दोस्तों लिट्टी चोखा अगर पड़ोसन ने बनाया तो खुशबू आप तक पहुंच जाती है, यही विसरण होता है। और तापमान अधिक होने पे विसरण जो है वो तेजी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बर्फ का गलनांक 273.15 दोस्तों केल्विन होता है। ठीक है, पहली बात तो आपको एक वर्ड समझ दोस्तों आना चाहिए कि गलनांक दोस्तों क्या होता है। ठीक है, पहला दोस्तों वर्ड जो है वो आपको समझ में दोस्तों आना चाहिए कि जो गलनांक दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह क्या दोस्तों होता है। देखो मेल्टिंग दोस्तों क्या है, मेल्टिंग का दोस्तों मतलब क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग का दोस्तों मतलब है ठोस का किस में कन्वर्ट होना दोस्तों, आपके ठोस का मेल्ट होना। ठीक है, अरे दोस्तों गलनांक पूछूं आपसे दोस्तों, गलनांक की अगर बात करूं आपसे दोस्तों, गलनांक का मतलब क्या है दोस्तों, गलनांक का मतलब होता है
ठोस का किस में कन्वर्ट दोस्तों आपके, ठोस का द्रव में दोस्तों कन्वर्ट होना, अरे मेल्ट होना रसगुल्ला। अरे दोस्तों आप आइसक्रीम लेकर आए घर में और घर दोस्तों आते ही क्या हो गए, मेल्ट हो गए, तो मेल्टिंग हो गया, ठीक है। तो ठोस का द्रव में कन्वर्ट होना, सॉलिड का किस में कन्वर्ट, सॉलिड का लिक्विड में दोस्तों कन्वर्ट होना क्या कहलाता है आपके, यह मेल्टिंग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, मेल्टिंग होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये स्टार्ट होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट पर स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बर्फ की बात करें, आपके आइस की बात करें दोस्तों, आपके आइस की जो मेल्टिंग दोस्तों पॉइंट होता है, आइस का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइस का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में तापमान दोस्तों बढ़ाने पे क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अगर इसी को मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों बराबर किसके होगा, 273 दोस्तों ना, लगभग 273 है, पर उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको पूरा ध्यान रखना है। 273.15 केल्विन जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दोस्तों एनसीईआरटी में लाइन के नीचे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लाइन के नीचे लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 273.15 केल्विन के बराबर होगा। गुरुजी केल्विन में कन्वर्ट क्यों ही कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, केल्विन तापमान की अंतरराष्ट्रीय दोस्तों क्या है, आपके अंतरराष्ट्रीय जो है वह मानक है, ठीक है। तो लिखना केल्विन जो है, केल्विन तापमान का, केल्विन तापमान का अंतरराष्ट्रीय मानक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केल्विन तापमान का, तापमान की अंतरराष्ट्रीय इकाई दोस्तों एसआई पद्धति कहते हैं हम लोग जो है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा, 273.15 केल्विन के बराबर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बर्फ का दोस्तों आपके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो है यह होता है आपके 273.15 केल्विन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ए बी और डी जो है ऑप्शन गलत आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके 3 की ओर आते, देखिएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। नहीं नहीं, केवल साइंस में ज्योग्राफी भी आएगी आगे, मैंने कहा ना चारों जो एनसीईआरटी, चारों एनसीईआरटी से सवाल जो है वो आपके सामने आएंगे, निश्चिंत रहना, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। अब देखो, जीवित कोशिका, केंद्रक, कोशिका सिद्धांत, जीव द्रव्य, ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे स्लीडन एंड स्वान, यहाँ पे ल्यूवेन हॉक, यहाँ पे जे.ई. पुरकिंजे। कई बार आप ये सोचते हो ना कि सर जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है एसआई पद्धति, जैसे एमकेएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होती है। तो जो एमकेएस पद्धति होती है, जहां पे दोस्तों लंबाई को मीटर से नापते हैं, दोस्तों आपके द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं, समय को सेकंड से दोस्तों नापते हैं आपके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे ही हम लोग जो है, उसे ही हम लोग जो एमकेएस पद्धति होती है, जहां पे दोस्तों आपके लंबाई को किस में नापते हैं, दोस्तों लंबाई को मीटर में नापते हैं, आपके लंबाई को मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान जो होता है इसको हम लोग जो है किलोग्राम में नापते हैं, और जो आपके टाइम जो होता है इसको हम लोग जो है सेकंड में दोस्तों नापते हैं, इसे बोलते हैं एमकेएस, ठीक है। इसे ही बोलते हैं एसआई पद्धति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों लंबाई को, अगर दोस्तों लंबाई को हम लोग जो है सेंटीमीटर में दोस्तों नाप दें, और द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में नाप दें, और टाइम को हम लोग सेकंड में नाप दें, तो इसे बोलते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोस्तों लंबाई को हम लोग फुट में नाप दें, फुट में नाप दें दोस्तों, अगर द्रव्यमान को दोस्तों हम लोग पाउंड में नाप दें, जैसे कि केक आप लेकर आते हो कितने पाउंड का होता है, और टाइम को हम लोग सेकंड में नाप दें, तो इसको बोलते हैं एफपीएस पद्धति, आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग पद्धति होती है मानक, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 आपके नाम दिए गए, 4 में इधर आपके जो है इनके दोस्तों आपके एक पैराग्राफ दिया गया, कहां पर, आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। मैं पहले दोस्तों उसको पढ़ रहा हूं, फिर इस सवाल की दोस्तों और आऊंगा, ठीक है। देखो ये एक पैराग्राफ है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया, एक बार जो है पैनल को स्विच कर दीजिए, मैं इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं और आप देखना,
15 दोस्तों लाइन में कितने सवाल, आप कोई सी बुक उठा के देख लेना, इतने सवाल तो उस बुक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखिए तो सवाल मैं पढ़ रहा हूं हर लाइन को, ठीक है, देखना। ये एनसीईआरटी की लाइन है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, तो कोशिका की जो सबसे पहली बार खोज की थी वो किसने की थी, आपके रॉबर्ट हुक ने की, ध्यान रखना। ठीक है, उसने कोशिका को कार की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। आपके ल्यू वैन हॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, कहां पर, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तो ल्यू वैन हॉक ने 1674 में तालाब के जल के अंदर जीवित जो कोशिका है इसका पता लगाया दोस्तों। आपके रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की जो खोज की, न्यूक्लियस की जो खोज की है वो 1831 दोस्तों की है आपके। और जेई पुरकिंजे है ना, जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। ठीक है, सवाल पूछे आपसे दोस्तों, जीव द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ध्यान रखना। तो जीव द्रव्य नाम देने वाला कौन था, आपके जेई पुरकिंजे था। और कब दिया, 1839 दोस्तों दिया था आपके। इसके बाद देखिएगा, दो जीव वैज्ञानिक स्लीडर और आपके स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और वह जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, और सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ये किसने बोला था, आपके स्लाइडर और स्वान ने बोला था। विर्चो, इसका पूरा दोस्तों नाम क्या है, पूरा नाम इसका रुडोल्फ विर्चो, क्या नाम है, पूरा नाम इसका रुडोल्फ विर्चो है। इसने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझाना संभव हो पाया। आप देखिए, आप बुक उठा के देखना दोस्तों, आपके बेहतरीन से बेहतरीन बुक उठा के लाना मार्केट से, एक पैराग्राफ के अंदर इससे अधिक जानकारी दोस्तों आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ऑथेंटिक जानकारी, आपके काम की जानकारी। कितनी बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। अभी दोस्तों हमारे राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो कब, आपके 1855 में ना। मतलब कि जो काम की बुलेट प्रूफ जानकारी कहते हैं इसको। अगर आपने ढंग से इनको देख लिया ना दोस्तों, आप ये पूछते हो ना कि सवाल कहां से आ रहा है रसगुल्ला, तो सवाल यहीं से आ रहा है, इस 1-200 पेज से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों कौन कौन सी बातें दोस्तों जानकारी के रूप में आई। अब सुनो दोस्तों मेरी बात को, हमारे पास जानकारी के दोस्तों रूप में आया। पहला क्वेश्चन, आपके कोशिका जो है इसको सबसे पहले दोस्तों खोजने वाले कौन थे, आपके सबसे पहले बताने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन जो है आपके सबसे पहली बार जो है कोशिका के बारे में बताने वाले यही था आपके रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, जीवित जो कोशिका आपके, इन्होंने मृत कोशिका खोजी आपके कॉर्क के अंदर, कहां पर, कॉर्क जो है वहां पे खोजी, ध्यान रखना है। ठीक है, जीवित जो कोशिका है इसकी खोज करने वाले कौन थे, ल्यू वैन हॉक। कौन थे, ल्यू वैन हॉक जो है यह जीवित कोशिका खोज करने वाले 1674, आपको ध्यान रखना। कब की बात है बेटा, 1674 दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे पूछूं आपसे, कोशिका दोस्तों आपके, कोशिका में जो केंद्रक है अगर इसकी बात करें, जो न्यूक्लियस है जो केंद्रक है इसकी खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन, किसने की, आपके रॉबर्ट ब्राउन जो है आपके, इसने कोशिका में जो न्यूक्लियस है आपकी इसकी खोज की, ध्यान रखना दोस्तों। और कब की बात है, 1831 की बात है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके कोशिका में दोस्तों आपके जो तरल जैविक पदार्थ भरा होता है, जो तरल जैविक जो पदार्थ भरा होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग आपके जीव द्रव्य बोलते हैं। इसे हम लोग दोस्तों आपके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये बताने वाले कौन थे, यह बताने वाले नोट करना आपके पुरकिंजे। कौन थे, पुरकिंजे साहब ने कहा था कि भाई जो जीव द्रव्य है आपके इसका नाम देने वाला कौन दोस्तों, आपके पुरकिंजे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो पुरकिंजे ने कब दिया था ये नाम, आपके 1839 में दिया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब दिया दोस्तों, 1839 के अंदर ही दिया। सवाल पूछे, कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, सेल दोस्तों ऑर्गन होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, लिखना आपके। तो कोशिका के जो
कोशिकांग होते हैं दोस्तों आपके, वो इसी जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन जो होते हैं आपके, आपने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका, लाइसोसोम, ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, सारे के सारे जो है इसी जीव द्रव्य में मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न सुनिएगा आप दोस्तों, अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे, अगर सॉरी अरे रॉबर्ट ब्राउन क्यों लिख दिया दोस्तों आपके, रॉबर्ट हुक लिखना, ठीक है। अरे इसको हुक करना रसगुल्ला ना, तो सही इसे हुक करना ध्यान रखना है, ठीक है। अरे रॉबर्ट हुक करना इसको ना। अगर सवाल आपसे यहां पर यह पूछ ले कि भाई साहब जो जीव द्रव्य दोस्तों आपकी, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कहने वाले कौन, ठीक है। एक स्टेप आगे लेके जाते हैं आपके, जीव द्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये फिजिकल बेसिस ऑफ आपके लाइफ होता है, यह कहने वाला कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो जीव द्रव्य जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ये किसने कहा था, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, इसको आप रॉबर्ट हुक कर लेना ना, गलती से मेरे से रॉबर्ट दोस्तों ब्राउन लिख गया, ठीक है, इसको रॉबर्ट हुक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछे दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है, इसको देने वाले दो लोग थे आपके, एक का नाम स्लाइडर दोस्तों, एक का नाम स्वान, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे, स्लाइडर और स्वान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लाइडर और स्वान कोशिका सिद्धांत देने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न दोस्तों कब दिया था, 1838 टू 39 जो है, यह दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लाइडर और स्वान ने 1838 से 39 जो है ये दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट दोस्तों, इसको आगे बढ़ाने वाला कौन था, रुडोल्फ विर्चो, स्टार लगाओ, इसको आगे बढ़ाने वाला कौन है, रुडोल्फ विर्चो, आपको ध्यान रखना है, ठीक। कब की बात है, 1855 की बात है। और सो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, नोट करना, कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, स्टार लगा लो। सवाल दोस्तों आपसे पूछ ले कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, ये कहने वाला कौन था, रुडोल्फ विर्चो, 1855 आपको नोट करना है, ठीक है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, कहने वाला कौन है, रुडोल्फ विर्चो है, 1855, आपको स्टार लगा के नहीं नोट करना है इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखिए सवाल दोस्तों क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है हमारा, सवाल आपसे कह रहा है जीवित कोशिका जो है, इसकी खोज करने वाला कौन, ल्यूवेन होक है, केंद्रक की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन है, कोशिका सिद्धांत देने वाला स्लीडर और स्वान हो गया, और जीव द्रव्य की बात करूं आपसे, नाम देने वाला कौन है, ये आपके पुरकिंजे हो गया, ठीक है। एक सवाल दोस्तों मैंने आपसे यहां पर, अच्छा इसका आंसर लगा लीजिए दोस्तों, आपके ए का 3 दोस्तों, ए का 3 हो गया, बी का दोस्तों 1 हो गया, बी का 1 हो गया, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 हो गया। एक सवाल मैंने आपसे यहां पर पूछा कि जीव द्रव्य को जीवन का दोस्तों भौतिक आधार जो है, किसने कहा था, हेक्सले ने, किसने कहा था, हेक्सले का नाम आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितने दोस्तों नाम याद कर लिया आपने, रॉबर्ट हुक का नाम याद कर लिया, ल्यूवेन हुक का नाम याद कर लिया, रॉबर्ट ब्राउन का नाम याद कर लिया, पुरकिंजे का नाम नोट कर लीजिए, हेक्सले का दोस्तों नाम नोट किया आपने, इसके अलावा स्लाइडर और स्वान का नाम नोट किया, रुडोल्फ विर्चो जो है, ये नाम जो है आपने इस सवाल के अंदर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपके प्लांट, पैरामीशियम, अमीबा और दोस्तों आपके क्लेमिडोनास, ठीक है। अब देखो कितने भाई साहब खतरनाक दोस्तों नाम है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे दोस्तों, एनसीईआरटी के एक डब्बे के अंदर ऐसी ऐसी जानकारी लिखी होती है जिनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं आपको दोस्तों एनसीईआरटी में एक पेज काम का है तो 3 पेज काम के नहीं है, ठीक है, वो बच्चों को समझाने के लिए बनाए गए, ठीक है। हम दोस्तों यहाँ पे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन 3 पेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उस एक पेज को हमको ढंग से पढ़ना है दोस्तों ना। अब देखो यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए टफ हो सकता है, ठीक है, कि यार बहुकोश के जीव कौन सा है दोस्तों आपके, ये पैरामीशियम नाम नहीं सुना, क्लेमिडोनास नाम दोस्तों नहीं सुना आपके, पर अगर दोस्तों आप एनसीईआरटी का क्लास 9 दोस्तों चैप्टर नंबर 5 खोलते हो दोस्तों, एक मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, आप उसको देखिएगा, एक आपको मैं एक आपके पैराग्राफ दिखा रहा हूं, उसको देखना। आवर्धक लेंस की खोज के बाद में
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो पाया जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। तो उसके बाद जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा रसगुल्ला, तो यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव दोस्तों ना, एकमात्र कोशिका, ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये एक कोशिकीय जीव, क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिका ही संपूर्ण जीव दोस्तों बन जाए, ठीक है, एक कोशिका ही संपूर्ण जीव बन जाए, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसके एग्जाम्पल क्या दोस्तों, अमीबा, क्लेमिडोनास, इसके अलावा पैरामीशियम, इसके अलावा बैक्टीरिया। तो ये चारों एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये चारों की चारों एक कोश के जीव के दोस्तों एग्जाम्पल है। अमीबा तो आपने सुना भी होगा दोस्तों, पर अमीबा के अलावा भी नाम सुन लीजिए, पैरामीशियम भी नाम आ सकता है दोस्तों आपके, बैक्टीरिया का नाम भी आपसे पूछ सकता है, या फिर दोस्तों आपके क्लेमिडोमोनास जो है आपके, इसका नाम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चार आपको मैंने नाम बताए, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लेमिडोमोनास जो है, इन चारों को नाम नोट करना है। यह एक कोश के दोस्तों जीव है, ठीक है। तो आप नाम दोस्तों नोट कीजिएगा, अमीबा दोस्तों, अमीबा, इसके अलावा दोस्तों बैक्टीरिया, आपके बैक्टीरिया दोस्तों हो गया, इसके अलावा पैरामीशियम हो गया लिखना आपके, पैरामीशियम दोस्तों आपके, पैरामीशियम हो गया दोस्तों, इसके अलावा लिखना आपके, इसके अलावा क्लेमिडोमोनास जो आपके, क्लेमिडोनास जो है ये हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन चारों का नाम आपको एक कोश के जीव में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सजीवों को एक कोश के जीव कहते हैं, ठीक है, इन्हें एक कोश के जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोश के जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित दोस्तों होती है, ठीक है। जो बहुकोश के जीव होते हैं उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और दोस्तों उसी के एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ आपके, जो मल्टी सेलुलर दोस्तों आपके होते हैं, इसमें आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि आपके फंजाई, कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, ठीक है। तो कवक हो गया जिसको हम फंजाई बोलते हैं आपके, इसके अलावा दोस्तों आपके पादप हो गया, प्लांट कहते हैं इसे हम लोग आपके, और जंतु हो गया, इसे हम लोग एनिमल कहते हैं, ठीक है। तो कवक, पादप और जंतु इसका एग्जाम्पल हो गया किसमें, बहुकोशिकीय के अंदर, ठीक है। पर एक छोटी सी बात दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जो आप मेरे साथ दोस्तों नोट करना है, ठीक है। कभी आपसे सवाल अगर पूछ ले दोस्तों, कवक जो फंगस होता है वो कैसा होता है, फंगस जो है वह दोस्तों बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। आप एक छोटी सी दोस्तों बात जो है नोट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में यही सवाल पूछ लेता दोस्तों आपसे, कवक जो होता है, जो फंगस जो होता है, तो फंजाई जो होता है आपके, फंजाई बोल दीजिए, फंगस कह दीजिए आप इसको, कवक या फंगस जो होता है ये आपके सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः दोस्तों आपके बहुकोशिकीय होता है, ठीक है, सामान्यतः ये बहुकोशिकीय होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसका एक अपवाद भी दोस्तों होता है, ठीक है, इसका एक अपवाद भी होता है, और वह होता है यीस्ट। क्या होता है, यीस्ट होता है। यीस्ट कवक जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, ठीक है, यीस्ट कवक जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कवक जो होता है, फंगस जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद जिसका नाम क्या है, यीस्ट है, और ये एक कोशिकीय होता है, आपको ध्यान रखना है। कैसा होता है, एक कोशिकीय दोस्तों होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपसे सवाल पूछूं आपसे, तो सवाल दोस्तों पूछे आपसे, अगर आपने R.H. व्हिटकर, हम क्लास 10th में पढ़ेंगे आपके, R.H. दोस्तों व्हिटकर साहब की बात करेंगे, तो उन्होंने आपके 5 दोस्तों किंगडम क्या दिए, पॉलिसी दी है, ठीक है। R.H. व्हिटकर साहब जो है, R.H. व्हिटकर साहब जो है, इन्होंने वर्गीकरण किया जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नाम सुना होगा आपने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, पंच जगत वर्गीकरण दिया आपके, और इन्होंने 5 जगत दोस्तों कौन कौन से बताए थे आपके, वो नोट कर लीजिएगा आपके। इन्होंने 5 जगत जो बताया आपके, उसमें पहला था कौन सा आपके, पहला दोस्तों मोनेरा था आपके, जिसमें बैक्टीरिया आता है। सेकंड था प्रोटिस्टा आपके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सेकंड दोस्तों आपके प्रोटिस्टा। थर्ड आपके कौन हो गया, थर्ड आपके कवक या फंजाई हो गया। फोर्थ आपके प्लांट हो गया, और पांचवा आपके क्या हो गया, पांचवा जो है यह जंतु हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये R.H. व्हिटकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है यह दिया था आपको, आगे हम क्लास 10th के अंदर इसको पढ़ाएंगे, पर अभी जो है दिमाग में इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, देखो सवाल आपके कितना आसान सवाल था अगर आपने ढंग से पढ़ा उसको, कि बहुकोश के जीव कौन कौन से हैं, तो बहुकोश के जीव पादप है, पैरामीशियम नहीं है दोस्तों, अमीबा नहीं है आपके, और क्लेमिडोनास जो आपके ये भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पादप दोस्तों आपके ठीक आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके यहीं पे आपसे सवाल पूछे कि प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ये भी आप यहीं पे नोट कर लीजिए दोस्तों ना। देखो आपके यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड कॉमन है इन दोनों के अंदर आपके, और वह वर्ड कौन सा है, कैरियो। कौन सा वर्ड है, कैरियो। ठीक है दोस्तों, कैरियो जो वर्ड होता है, इस कैरियो वर्ड का मतलब साइंस में क्या होता है, साइंस में होता है केंद्रक। ठीक है, सवाल पूछे कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कैरियोलॉजी। ठीक है, अगर सवाल पूछे केंद्रक का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है, आपके कैरियोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक की उत्पत्ति से पहले, है ना, केंद्रक से पहले की जो कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं है। ठीक है, केंद्रक से पहले की जो कोशिका दोस्तों आपकी, जिसमें क्या नहीं, जिसमें केंद्रक नहीं है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं आपकी, जिसे हम लोग आपके अर्ध विकसित कोशिका बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ इसका मतलब क्या है, जिसमें केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक युक्त जो कोशिका है उसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग विकसित कोशिका बोल सकते हैं, डेवलप सेल बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दो वर्ड का मतलब भी आप दोस्तों यहीं पर नोट कर लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपको ध्यान रखना है। जब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों आपके वहां पर 70s 80s राइबोसोम पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये काम आएगा वर्ड। ठीक है, अगली क्लासेज में काम आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने जो है, जो क्लास 9th की जो हमारी सामाजिक विज्ञान जो है आपके, उसका क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर ना, भारत के मुख्य भाग का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की मानक यामी उत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों चैप्टर 1 का सार यही आपके सामने, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन अगला जो है, पूरा दोस्तों चैप्टर आपके सामने यहीं पर है। ठीक है, देखिए सवाल दोस्तों क्या बोल रहा है, सवाल ये कह रहा है दोस्तों आपके कि भारत जो है दोस्तों, इस भारत का जो विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, अगर इस विस्तार की बात करें, मुख्य भूमि का विस्तार, किसकी बात कर रहा है दोस्तों आपके, मुख्य भूमि का जो विस्तार है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बात दोस्तों आपके हल्का फुल्का भारत आप लोग बना दीजिए। सवाल कह रहा है कि मुख्य भूमि का जो विस्तार है दोस्तों आपके, तो यहां पर मुख्य भूमि आपके, तो यहां से दोस्तों यहां से लेकर के विस्तार कहां तक है, यहां तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट दोस्तों आपके, 8 डिग्री, इसे डिग्री बोलते हैं, इसे मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे रसगुल्ला डिग्री बोलते हैं दोस्तों, इसे मिनट, है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट कैसे बोलते हैं इसको, 8 डिग्री 4 मिनट कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के कहां तक दोस्तों आपके 37 डिग्री 6 मिनट जो आपके नॉर्थ लैटिट्यूड है वहां तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट आपके जो है नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, ये इसका विस्तार हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके पूरा पश्चिम विस्तार पूछूं आपसे, पूरा पश्चिम दोस्तों विस्तार जो आपके वो कहां से आपके, वो कहां से आपके, तो पूरा पश्चिम जो विस्तार आपके वो कहां से आपके 68 डिग्री 7 मिनट, कहां से 68 डिग्री 7 मिनट दोस्तों आपके ईस्टर्न आपके जो लॉन्गिट्यूड है, जो पूर्वी देशांतर दोस्तों यहां से लेकर कहां तक दोस्तों यहां से लेकर के आपके यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो किबुथु स्थान आपके 97 डिग्री जो 25 मिनट ईस्टर्न आपके ईस्टर्न दोस्तों लॉन्गिट्यूड जो है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट आपके पूर्वी देशांतर तक विस्तार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं आप उसको देख लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों आपके यहां पर कौन सा स्थान होगा, यहां पर कन्याकुमारी स्थान होगा। ठीक है, दोस्तों यहां पे कौन सा स्थान होगा, यहां पे इंदिरा कोल स्थान, कौन सा स्थान है, इंदिरा कोल दोस्तों स्थान है। ठीक है, यहां पर कौन होगा आपके, तो यहां पर आपके गौहर माता ध्यान है, गुजरात हो गया। ठीक है, यहां पे स्थान कौन सा, किबुतु स्थान है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में दोस्तों इनके बीच की जो लंबाई है वो भी दी गई है रसगुल्ला, आपकी जो एनसीईआरटी दोस्तों आपके उसमें जो इनके बीच की जो लंबाई है वो भी आपकी दी गई, जो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ लंबाई
और आपके ईस्ट वेस्ट लंबाई जो है कितनी है, ठीक है। जो दोस्तों आपके नॉर्थ साउथ जो लंबाई है इसको लंबाई कह दीजिए, इसको आप चौड़ाई कह दीजिए, ठीक है। तो जो नॉर्थ साउथ लंबाई अगर बात करूं दोस्तों आपसे, यह है कितनी आपके लिखना, आपके यह 3214 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके ईस्ट वेस्ट दोस्तों लंबाई आपके वह कितनी आपकी, यह 2933 किलोमीटर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यह आपके 3214 किलोमीटर है और ये आपके 2933 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों देखो, मुख्य भूमि का दोस्तों विस्तार तो ये है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक स्थान और मिलता है आपके, जो कि दोस्तों आपके ग्रेट निकोबार है ना, अंडमान निकोबार में सबसे दोस्तों अंतिम जो आइलैंड आपके उसका नाम ग्रेट निकोबार है। और इस ग्रेट दोस्तों निकोबार का जो सबसे साउथ पॉइंट है आपके, इसे कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या आप जानते, क्या लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं दोस्तों, वहां पे लिखा हुआ है कि इंदिरा पॉइंट जो स्थान था वह 2004 की जो आपके सुनामी आई थी उस सुनामी में डूब गया, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है वहां पे कि इंदिरा पॉइंट जो स्थान था ये 2004 की जो सुनामी आई थी उस सुनामी में आपके जलमग्न हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भारत का दोस्तों आपकी, ये भारत का दक्षिणतम क्या है, सो भारत का सुदूर दक्षिण जो पॉइंट है आपके वो कौन सा है, भारत का सुदूर दक्षिण जो पॉइंट है वो कौन सा लिखना आपके, वो है आपके इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, क्या बोलते हैं इसे हम, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इसे हम, पिगमेलियन दोस्तों पॉइंट कहते हैं, ध्यान रखना। आपके इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट है। इस ये कौन सी आपके अक्षांश पर है, 6 डिग्री 45 मिनट आपके ईस्टर्न आपके नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इस अक्षांश पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट आपके उत्तरी जो अक्षांश है इसके ऊपर इंदिरा पॉइंट है, नोट करना, इसे पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। 2004 की जो सुनामी आई थी उस सुनामी में ये डूब गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2004 की जो सुनामी आई थी उस सुनामी में, ये सवाल लिखा हुआ है कि सुनामी में दोस्तों डूब गया था, ठीक है। अब मैंने आपको 2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिखा दिया, ठीक है। इसको आपके इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, नोट करना। और 6 डिग्री 45 मिनट दोस्तों आपके नॉर्थ लैटिट्यूड इसका पॉइंट है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या बोल रहा है, भारत के मुख्य भाग का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है और 68 डिग्री 7 मिनट से आपके 97 डिग्री 25 मिनट है। ये जरूर ध्यान रखना कि ये उत्तरी और पूर्वी है, ठीक है। ये सवाल घुमा के पूछ सकता है बेटा ना, उत्तरी पूर्वी नोट करना है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हमारी रैंक कौन सी दोस्तों, हमारी रैंक 7वीं रैंक है, ध्यान रखना है। और पहली रैंक पर कौन है, रूस जो है यह पहली रैंक पर है, कनाडा दूसरी रैंक पर है, यह भी हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारी रैंक कौन सी, हमारी रैंक जो है 7वीं रैंक के क्षेत्रफल में, ये भी बात लिखी हुई है, ठीक है। भारत की मानक यामियोत्तर रेखा दोस्तों आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर सो, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये कहां से निकलती है, सो यह मिर्जापुर से निकलती है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों कहां से निकलती है, जो मिर्जापुर है वहां से निकलती, ये बात भी आपकी लिखी हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मानक दोस्तों यामियोत्तर रेखा, ठीक है, ये दोस्तों वह रेखा होती है जहां से आपके हम उस देश का समय निर्धारित दोस्तों करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों वह रेखा होती है जहां से हम उस देश का समय निर्धारित करते हैं आपके, मतलब कि दोस्तों अगर मेरे हाथ में वॉच है राजस्थान के अंदर, ठीक है, और दोस्तों अगर आप बिहार से मुझे सुन रहे हैं दोस्तों और आपके हाथ में वॉच है, तो ध्यान रखना दोनों की वॉच के अंदर टाइम एक ही होगा रसगुल्ला, ठीक है। ये मानक यामियोत्तर रेखा है, ठीक है। तो ये वो लाइन है जिसके ऊपर रह करके हमने टाइम डिसाइड कर दिया कि भारत में किसी के हाथ में भी वॉच होगी तो उस वॉच के अंदर टाइम दोस्तों क्या होगा, उस वॉच के अंदर टाइम जो है फिक्स होगा, वही टाइम आपके जो है वो इस रेखा से निर्धारित दोस्तों होता है, ठीक है। दोस्तों इसका मैंने दोस्तों एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पे दोस्तों बनाया, आपके दोस्तों एक डायग्राम मैंने आपके सामने यहाँ बनाया, देखो दोस्तों आपके ये एक फोटो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दोस्तों दे रही है आपके, और ये आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सो मानक यामियोत्तर जो रेखा है जिसके द्वारा हम जो है समय दोस्तों निर्धारित करते हैं आपके, ये हमारी समय निर्धारित करने वाली जो रेखा है जो मिर्जापुर से निकलती है, नैनी दोस्तों प्रयागराज के पास से निकलती है, मिर्जापुर बोल दीजिए, नैनी प्रयागराज बोल दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी को भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं आपके। और यहाँ पे लिखा हुआ है वह देशांतर रेखा जिसका स्थानीय समय किसी देश के मानक समय के रूप में चुना जाता है, यह पूरे देश में दोस्तों एक ही समय निर्धारित करती है आपके रेल और आपके एयरपोर्ट का टाइम। दोस्तों आप सोच के देखो, आपके ऐसा थोड़ी रसगुल्ला
रसगुल्ला की आई है। राजस्थान से दोस्तों जो रेल चल रही है उसका टाइम अलग दोस्तों, आपके असम से जो रेल चल रही है उसका टाइम अलग, भाई साहब टक्कर हो जाएगी रसगुल्ला, ठीक है। रेल दोस्तों, एयरपोर्ट का टाइम सेम हो सके, संचार प्रसारण का टाइम हो सके, पूरे देश में आपकी एक रूपता ला सके, इसके लिए हमने ये समय रेखा जो है इसको तय किया, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके भारत की जो मानक समय दोस्तों रेखा है वो कौन सी आपके, सो भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपके 82 डिग्री 30 मिनट आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसको पूरा विश्व मान लेते हैं दोस्तों, आपके अगर आप इसको पूरा विश्व दोस्तों मानते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके बीचों बीच जो आपकी रेखा होती है ये दोस्तों 0 डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर दोस्तों बोलते हैं आपके। और ध्यान रखना दोस्तों, यहीं पर एक स्थान मिलेगा ग्रीनविच नाम का। कौन सा स्थान दोस्तों, ग्रीनविच एक लैब मिलेगी जो कि लंदन के अंदर है। कहां पर, तो लंदन के अंदर है, इसलिए यहां पर जो टाइम होता है उसको बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है। यहां पर जो समय होता है उसे हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों भारत की जो समय रेखा है आपकी वो कहां पर है, वो यहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। साढ़े दोस्तों आपके 82 डिग्री 30 मिनट दोस्तों आपके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड मिलेगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात दोस्तों नोट कीजिएगा, एक आपके डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय दोस्तों लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, नोट करना है, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है आपके, 4 मिनट का समय दोस्तों लगता है। 15 डिग्री पूछू पार करने में कितना लगेगा आपके, तो 15 इंटू 4 मतलब 1 घंटे का समय लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और 75 डिग्री पूछू आपसे पार करने में कितना लगेगा आपके, 1 घंटा गुना 5 आपके 5 घंटा लगेगा, ठीक है। और 75 प्लस 7.5 है ना, 75 प्लस 7.5 पूछूं आपसे तो 15 डिग्री पार करने में दोस्तों 1 घंटा लग रहा है, तो 7.5 डिग्री पार करने में कितना लगेगा आपके, आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। और 75 प्लस 7.5 कितना होता है, 82.5 होता है, नोट करना आपके। तो 82.5 डिग्री पे पहुंचने में कितना समय लगेगा आपके, 5 प्लस आपके 30 मिनट मतलब कि 5.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो सवाल पूछे तो भारत का जो टाइम होगा वह GMT से कितना आगे होगा, GMT से 5.5 घंटे आगे होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भारत का टाइम होता है बेटा वो GMT से कितना आगे होता है, 5.5 घंटे आगे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जो मानक यामियोत्तर रेखा है, जो आपकी समय रेखा है, वो भारत में कहां कहां से दोस्तों निकलती है, ठीक है। अरे कहां कहां दोस्तों निकलती है, लिखना आपके, लिखना आंधी में छाता ऊपर उड़ा, क्या है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंधी में दोस्तों छाता ऊपर उड़ा, ठीक है। आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, छाता से हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश, उड़ा से हो गया ओडिशा ना। तो 5 राज्य हैं आपके, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, ये 5 दोस्तों राज्य आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सारी दोस्तों बातें यहाँ पे लिखी हुई है और हमारा ये वाला पॉइंट एकदम ठीक पॉइंट है कि भारत की मानक यामियोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। अभी भी दोस्तों NCERT में यही लिखी हुई है, लेकिन ध्यान रखना ये गलत है दोस्तों ना, अब ये रॉन्ग हो चुका है आपके डाटा जो है दोस्तों, आपको नया डाटा पता होना चाहिए। भारत की दोस्तों स्थलीय सीमा तो चेंज नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है आपके, अभी भी दोस्तों हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है आपकी, वो 15,200 किलोमीटर, ध्यान रखना है, ठीक है। अभी भी हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, आपके नोट करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारी जो तटीय सीमा है वो है चेंज हो गई है, ठीक है। ये चेंज हो गई है रसगुल्ला, अब कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है 11,098.81 किलोमीटर। स्टार लगा लो, जहाज रानी मंत्रालय शिपिंग दोस्तों मिनिस्ट्री है उसके अनुसार कितनी हो चुकी है, 11,298.81 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी हो चुकी है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। सर्वाधिक किसकी बेटा, सर्वाधिक आपके गुजरात की, ठीक है। सर्वाधिक पूछे किसकी आपके, तो 2340.62 किलोमीटर सर्वाधिक है गुजरात की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक दोस्तों जलीय सीमा किसकी है, अगर ऑप्शन में राज्य ना लिखा हो तो ध्यान रखना दोस्तों अंडमान निकोबार करेक्ट आंसर आएगा, नोट करना, बढ़िया प्रश्न है। अगर सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला कौन है आपके, तो अंडमान निकोबार 3083.50, नोट करना। अगर राज्य नहीं लिखा है तो क्या आंसर आएगा, अंडमान निकोबार आंसर आएगा। अगर राज्य दोस्तों लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपके गुजरात आएगा, ठीक है। सबसे कम पूछू किसके, सबसे कम दोस्तों गोवा की, किसकी
आपके सबसे कम किसकी रसगुल्ला गोवा की है राज्यों के अंदर 193.95 दोस्तों किलोमीटर, ठीक है। पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब जो है तमिलनाडु दूसरे स्थान पे। स्टार लगा लो। पहला गुजरात तो हर किसी बच्चे को याद होगा, पहले भी था गुजरात, अब भी है गुजरात, ठीक है, हर किसी बच्चे को याद होगा। लेकिन ध्यान रखना आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे था पहले, अब तीसरे स्थान पर दोस्तों, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु हो गया है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। तो 1 2 3 नोट करना है, ठीक है। पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। एग्जाम में इसको सवाल के रूप में पूछेगा आपसे, तैयार रहना है, ठीक है। स्थलीय सीमा हमारी चेंज नहीं हुई है, आपके 15,200 किलोमीटर आपको ध्यान रखना। लेकिन जलीय जो सीमा है हमारी वह चेंज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। ये आपको पॉइंट जो है जरूर एग्जाम के हिसाब से नोट करना है दोस्तों ना। तो हमारा अब जो क्वेश्चन गलत, अब जो हमारा ऑप्शन गलत हो गया आपके, वह कौन सा हो गया दोस्तों आपके? अब हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आपके इसी चैप्टर का एक प्रश्न और मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों साझा करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं दिया गया हमारे दोस्तों, आपके हमारी जो एनसीईआरटी दोस्तों आपके, उसमें एक मैप दिया गया इस प्रकार का, ठीक है। एक मैप दिया गया इस प्रकार का आपके, जहां पे हमारे कौन कौन से राज्य वो बताए गए हैं, और उन राज्यों से बाउंड्री बनाने वाले जो स्टेट, जो आपके कंट्री है दोस्तों, वो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो मैंने उसी में से एक सवाल आपके लिए दोस्तों बना दिया आपके, कि 3 देशों से बाउंड्री बनाने वाले दोस्तों, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, सिक्किम दोस्तों, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक बार दोस्तों आप जो है इन दोस्तों चारों राज्य की लोकेशन जो है वो अपने दोस्तों मैप में देख लीजिए, ठीक है। चारों दोस्तों राज्य जो है आपके, इनकी जो लोकेशन है दोस्तों, आप एक बार आपके इन चारों राज्यों की जो लोकेशन है उसको देखिए कि भाई कहाँ कहाँ पे दोस्तों ये चारों राज्य आपके रहते हैं, ठीक है। तो इन 4 राज्यों की जो लोकेशन है उससे समझ में दोस्तों आएगा हमें कि हमसे क्या सवाल में पूछ रहा है दोस्तों ना। तो देखिएगा इन 4 राज्यों की जो लोकेशन है वो देखिएगा। पहला दोस्तों राज्य कौन सा? पहला राज्य आपके उत्तराखंड दोस्तों ना। तो उत्तराखंड की लोकेशन यहाँ पर हो गई दोस्तों आपके। सेकंड राज्य कौन सा है? सिक्किम दोस्तों। सिक्किम की लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर हो गई दोस्तों आपके। थर्ड राज्य पूछूं आपसे कौन सा? दोस्तों मिजोरम, ठीक है। थर्ड दोस्तों मिजोरम हो गया आपके। मिजोरम की लोकेशन यहाँ पर आपके। फोर्थ हो गया उत्तर प्रदेश। कौन हो गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश की दोस्तों लोकेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनल दोस्तों बाउंड्री कौन कौन बना रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करूं आपसे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नेपाल हो गया, यहाँ दोस्तों नेपाल है, यहाँ पर भूटान दोस्तों आपकी, यहाँ पर चाइना, कौन सा? यहाँ पर चाइना हो गया, यहाँ पर म्यांमार, कौन हो गया रसगुल्ला? यहाँ दोस्तों म्यांमार हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपके बांग्लादेश हो गया, नोट करना आपके। यहाँ पर नल्ला पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पर आपके अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री आपके सामने, ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल बाउंड्री आपके सामने यहाँ पर। अब दोस्तों गौर से देखिए दोस्तों, आप लोग जो है आप दोस्तों उत्तराखंड को गौर से देखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड दोस्तों यहाँ पर चीन से बाउंड्री लगाता है दोस्तों आपके, नेपाल से बाउंड्री लगती है ना। तो उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितने स्टेट से कितने आपके कंट्री से लगती है? 2 से, है ना, चीन और नेपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है आपके सो, इसकी बाउंड्री केवल और केवल किससे लगती है? नेपाल से लगती है, नोट करना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो केवल किससे लगती है? उत्तर प्रदेश, ओ सॉरी नेपाल दोस्तों ना। सिक्किम की दोस्तों बाउंड्री जो है आपके, इधर नेपाल से लगती है, इधर से भूटान से लगती है, और ऊपर चीन से लगती है, ठीक है। तो सिक्किम की जो इंटरनेशनल बाउंड्री वो कितने राज्यों से लगती है? 3 देशों से लगती है, नोट करना, ठीक है। और सो आपकी जो मिजोरम है आपकी, इसकी बाउंड्री इधर दोस्तों म्यांमार से लगती है, उधर आपके बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की बाउंड्री भी यहां से लग रही है। तो इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री वो 2 कंट्री से लगती है, नोट करना, ठीक है। तो 3 कंट्री से लगती है, वो कौन सा स्टेट आपके? सिक्किम हो गया, नोट करना, ठीक है। क्या दोस्तों इसके अलावा कोई और स्टेट है आपके दिमाग में? क्या इसके अलावा कोई और स्टेट आपके? देखो एनसीईआरटी आपको सोचने पे मजबूर करेगी, ठीक है। 1 पॉइंट खुद बताएगी, 3 पॉइंट आपसे पूछेगी, है ना, कि क्या इसके अलावा कोई और स्टेट आपके दिमाग में आ रहा है कि जिसकी बाउंड्री 3 कंट्री से लग रही हो? सोच के बताओ दोस्तों, क्या इसके अलावा कोई और स्टेट आपके दिमाग में आ रहा है कि जिसकी बाउंड्री जो है वो 3 कंट्री से दोस्तों लग रही हो? देखो लोकेशन देखिए और अपना दिमाग चलाओ यहाँ पे कि ऐसा कौन सा स्टेट हो सकता है जिसकी बाउंड्री आपकी
3 स्टेट से लग रही हो, 3 कंट्री से दोस्तों लग रही होगी आपके। चलो एक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। एक देखिए यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश दोस्तों स्टेट मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री भूटान से लग रही है दोस्तों, ऊपर चाइना से लग रही है, इधर आपके म्यांमार से लग रही है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री वो कितने से लग रही है आपके, तीन तीन आपके जो कंट्री है उनसे लग रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और है क्या रसगुल्ला? अरे क्या दोस्तों इसके अलावा कोई और है क्या? सिक्किम की बात दोस्तों मैंने कर ली आपके, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात मैंने कर ली। क्या इन दोनों के अलावा कोई और स्टेट आपके दिमाग में आ रहा है क्या जिसकी दोस्तों बाउंड्री है 3 स्टेट्स, 3 आपके कंट्री से लग रही हो? चेक करो दोस्तों ना। यहाँ पे दोस्तों एक स्टेट कौन सा दोस्तों आपके, यहाँ पर दोस्तों एक स्टेट आपके पश्चिम बंगाल। कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल की लोकेशन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से लग रही है, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है वो नेपाल से लग रही है, और पश्चिम बंगाल की बाउंड्री भूटान से लग रही है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल भी ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री किससे लग रही है, आपके 3 कंट्री से लग रही है ना। तो कुल मिला के 3 स्टेट हो गए रसगुल्ला। कितने? 3 स्टेट हो गए जिनकी बाउंड्री 3 कंट्री से लगती है, ठीक है। एक है सिक्किम जिसकी बाउंड्री आपके नेपाल भूटान चीन से लगती है, अरुणाचल प्रदेश जिसकी बाउंड्री है भूटान चीन म्यांमार से लगती है, और आपके वेस्ट बंगाल जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश नेपाल भूटान से लगती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों आपसे एक कदम और आगे पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी दोस्तों आपके जो बाउंड्री है वो सर्वाधिक राज्यों से लगती है, तो नोट करना आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो 8 राज्य प्लस 1 यूटी दिल्ली से लगती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आपके दोस्तों एक ऐसा जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। किसका नाम? सोनभद्र है। सोनभद्र दोस्तों पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री 4 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो 4 राज्यों से बाउंड्री बनाने वाला एकमात्र जिला पूछो पूरे भारत में है वह तो सोनभद्र हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर दोस्तों मैप दिख रहा हो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको मैप दिखाई दे रहा हो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैप नहीं दिख रहा होगा, फिर भी दोस्तों मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो दोस्तों मैं मैप को आपके ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी यह कौन सा स्टेट आपके दोस्तों, यह स्टेट कौन सा है? ये दोस्तों स्टेट आपके कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैं दोस्तों इस उत्तर प्रदेश को दोस्तों आपके बाहर निकाल रहा हूँ दोस्तों, आपके दोस्तों इस उत्तर प्रदेश को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, चेक कीजिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश को मैं बाहर निकाल के आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश जो है आपके, इसमें आपके यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपके बिहार है, यहाँ दोस्तों झारखंड है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो सोनभद्र की बाउंड्री बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों इसके अलावा रसगुल्ला स्टेट दोस्तों कोई नहीं, यूटी जरूर है, ठीक है। सो जो आप बता रहे हो दोस्तों यूटी जरूर है आपके, वो कौन सा? लद्दाख। सो लद्दाख की बाउंड्री पाकिस्तान से भी लग रही है, अफगानिस्तान से भी लग रही है, चीन से भी लग रही है, पर लद्दाख है क्या बेटा? लद्दाख यूटी है ना। लद्दाख क्या बेटा? लद्दाख यूटी। आपको ध्यान रखना है ना, लद्दाख क्या है? यूटी। आपको नोट करना, रिकॉर्ड क्लास है। हाँ भाई रिकॉर्ड क्लास है, तू क्यों देख रहा रिकॉर्ड क्लास है तो ना। इसको ब्लॉक कर दो, परमानेंट ब्लॉक कर दो, इसको जीवन से ब्लॉक कर दो मेरे से, है ना। मेरे जीवन में इसकी कोई जगह नहीं है। जा बेवफा जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। मतलब दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं इसको बैच को अगर पैसे में लॉन्च करता ना तब भी तुम लेते और फिर भी तुम पढ़ते रसगुल्ला, है ना। फ्री में लॉन्च करा, यूट्यूब पे लॉन्च करा, रिकॉर्ड क्लास है। अरे रिकॉर्ड है, लाइव है, तुझे क्या ही मतलब इस बात से? तुझे पढ़ने से मतलब है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब मैं 21 क्लास समाप्त कर दूं तो तू यूट्यूब पर भटकना और चेक करना कि भाई 21 क्लास में इससे बेहतर कंटेंट कैसे दिया जा सकता है। तो मैं निश्चित दावे के साथ कह रहा हूं तेरे हाथ खाली जाएंगे, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मेरा वादा रहा तेरे से, है ना। तो लिखिएगा हमारा आंसर क्या है? सो हमारा आंसर सिक्किम आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हर एक सवाल को, हर एक पॉइंट को, हर एक फोटो को खुद निकाल के दोस्तों लाया हूं आपके बीच में ना। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं, फिर भी आज भी अपने कंटेंट पर खुद मेहनत करता हूं, खुद उसको सेलेक्ट करता हूं, खुद निकाल के नहीं सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने लगाता हूं, ठीक है। कहाँ ज्योग्राफी का सवाल आना चाहिए, कहाँ पॉलिटी का सवाल आना चाहिए, कहाँ पर हिस्ट्री वाला पॉइंट है, कहाँ पर ज्योग्राफी वाला है, ये खुद तय करता हूं, है ना। कंटेंट राइटर पे डिपेंड नहीं है रसगुल्ला, कट कॉपी पेस्ट नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की नहीं है दोस्तों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। कितना बढ़िया सवाल है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आप जो गाइड लाते हो दोस्तों उनमें नहीं मिलेगा ये सवाल जो है ना।
और आजकल सवाल का लेवल यही आ चुका है कि भाई डेमोक्रेसी की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों, सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये पॉलिटी के क्लास 9 की जो आपकी एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें आपके लिखा हुआ ही है ना। पॉलिटी क्लास 9 की जो एनसीईआरटी, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है डेमोक्रेसी नाम से, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें आप जब आगे बढ़ोगे दोस्तों, तो उस चैप्टर के दोस्तों अंत में ना, जिस चैप्टर के दोस्तों अंत में एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जानकारी जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। सवाल दोस्तों पूछे डेमोक्रेसी क्या होती है दोस्तों, आपके डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया जो शासन होता है वह डेमोक्रेसी कहलाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। पर इसकी विशेषता दोस्तों क्या क्या होती है, देखो आपके इसकी पहली विशेषता होती है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, रूल ऑफ लॉ दोस्तों ना। अब दोस्तों पेपर वाला संविधान से ऊपर उठ चुका है, वो आपसे डेमोक्रेसी पूछ रहा है, आप चेक करना, एनटीपीसी का पेपर चेक करना, वो सिटीजनशिप पूछ रहा है, डेमोक्रेसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये आपके लोकतंत्र की दोस्तों पहली विशेषता आपके सामने, कि किसका शासन होगा, कानून का शासन होगा आपके, और सभी कानून की दोस्तों नजर में एक समान होंगे, ठीक है। सभी जो है आपके कानून की नजर में एक समान होंगे, ये आपके रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, सभी के अधिकारों का सम्मान होगा, ठीक है, सभी के अधिकारों का सम्मान होगा, ये आपके लोकतंत्र की सेकंड विशेषता है, सभी के अधिकारों का सम्मान, ठीक है। थर्ड है एक व्यक्ति। अब लोकतंत्र के बारे में दोस्तों हम दो लाइन पढ़ लेते हैं, जनता के द्वारा चुना गया शासन। पेपर में ये थोड़ी पूछता है तुमसे, सवाल दोस्तों पेपर में पूछेगा तुमसे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये लोकतंत्र की विशेषता है या नहीं दोस्तों ना, वहां पे फिर रायता फैलता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल दोस्तों ना, मतलब कि दोस्तों डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति दोस्तों बराबर क्या है, आपके इक्वल महत्वपूर्ण दोस्तों ना। इसका मतलब क्या दोस्तों, आपके दोस्तों डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति बराबर दोस्तों महत्वपूर्ण, आपके बराबर दोस्तों महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का वोट की जो वैल्यू है वो एक समान है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक समान है, कहां पर, डेमोक्रेसी में, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर मेरी वोट की जो वैल्यू है दोस्तों, वही आपके प्रधानमंत्री जो वोट दे के आए हैं उनकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में हर वोट की वैल्यू समान है, ये आपको इसकी एक विशेषता के रूप में महत्वपूर्ण दोस्तों रूप से ध्यान रखना है आपके। और हर किसी के पास में दोस्तों क्या है, हर किसी के पास में क्या, हर किसी के पास में वोट देने का अधिकार है, जो एडल्ट है, इसे हम कहते हैं वैक्स मताधिकार। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वैक्स मताधिकार बोलते हैं। और सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कौन सा दोस्तों वर्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एडल्ट सफरेज वर्ड जो है यूज किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 3 to 6 जो है वो आपके आर्टिकल कहता है वैक्स मताधिकार की दोस्तों बात करता है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ठीक है। जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं दोस्तों आपके चुनाव में, उन सभी को चुनाव दोस्तों लड़ने में जीत दोस्तों हार जो आपके इसके समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो सभी जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपके, उनमें जीत और हार के समान क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, ये आपको इसके लोकतंत्र की विशेषता में ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला दोस्तों प्रश्न क्या है आपके, कि दोस्तों जिसको जनता चुनकर भेजेगी आपके, वो नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। तो चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले जो है लिए जाएंगे, कोई राजतंत्र नहीं लेगा फैसले आपके, जिनको हमने चुनकर भेजा है आपके वो फैसले लेंगे, आपको नोट करना है दोस्तों। इस वर्ड का दोस्तों मतलब यह है कि जनता सर्वोपरि, क्या है, जनता सर्वोपरि है, जनता ने जिसको चुनकर भेजा है वो हमारे फैसले डिसीजन लेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 विशेषताएं आपको नोट करनी है, कानून का शासन, आपके अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, और चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना, ये आपको विशेषताएं ध्यान रखनी किसकी, लोकतंत्र की। सवाल क्या बोल रहा है कि कौन सी विशेषता दोस्तों नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, शासन दोस्तों वंशानुगत नहीं है आपके ना, वंशानुगत नहीं होता है आपके, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर होगा यहाँ पे। बाकी ये 5 विशेषताएं आपको एग्जाम के हिसाब से नोट करनी है, एग्जाम में सवाल 5 विशेषताओं के बारे में दोस्तों पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों डेमोक्रेसी के फायदे क्या है, ठीक है। दोस्तों डेमोक्रेसी सब में बेहतर क्यों है, ये भी यहाँ पे बताया गया दोस्तों ना। दोस्तों डेमोक्रेसी सब में बेहतर क्यों है दोस्तों, इसका भी एक फोटो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 4 पॉइंट दोस्तों आपके हमारी जो बुक है उसमें लिखे हुए हैं आपके। तो पहला दोस्तों पॉइंट जो लिखा हुआ हमारी बुक में वो कौन सा आपके, तो वह पॉइंट है कि
कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही दोस्तों वाला स्वरूप है। ठीक है, क्योंकि हमने उनको चुनकर भेजा दोस्तों आपके, तो इसमें जवाबदेहीता दोस्तों अधिक है। ठीक है, इसमें आपके क्या आपके इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है आपके जवाबदेहीता जो है वो अधिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी जो है आपके इस वाले स्वरूप में अधिक है, ये दोस्तों आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई राजा है उसकी डेथ हुई उसके बाद में उसका बेटा बन गया दोस्तों ना, कोई राजा की डेथ हुई उसके बाद में उसका बेटा बन गया दोस्तों, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती उतनी, है ना भाई, वो उसको चुनकर थोड़ी भेजा है हमने, वो तो हेरिडिटी के दोस्तों अंदर आ गए आपके। लेकिन यहाँ पर तो हमने उसको चुनकर भेजा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी दोस्तों अधिक होगी। अगर वो काम नहीं करेगा तो अगली बार दोस्तों हम उसको हटा देंगे आपके। तो जवाबदेहिता कहाँ पर अधिक होती है? डेमोक्रेसी के अंदर जवाबदेहिता दोस्तों अधिक होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट दोस्तों और लिखा हुआ देखिएगा आपके दोस्तों, लोकतंत्र बेहतर निर्णय दोस्तों लेने की संभावना बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने आपके जिनको चुन करके भेजा है वो आपके हमारे लिए बेहतर डिसीजन लेंगे, नहीं लेंगे तो अगली बार हम उनको हटा देंगे। ठीक है, तो बेहतर डिसीजन की संभावना बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट आपके है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का जो तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतभेद है, टकराव है दोस्तों, फिर भी लोकतंत्र चले जा रहा है। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है आपके मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और आपके सामने सो यहाँ पर आपके एक पॉइंट और आपको नोट करनी है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, स्टार लगा लेना, ये लोकतंत्र की 4 प्लस पॉइंट है। कभी सवाल पूछे कि डेमोक्रेसी जो है दोस्तों आपकी इसका प्लस पॉइंट कौन कौन से, तो 4 प्लस पॉइंट आपको मैंने बता दिए जो एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, उत्पादन के कुल कितने साधन होते हैं? ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसकी इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर दोस्तों फर्स्ट जो दिया गया है उसमें ये बात लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या कहती है आपके इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट क्या कहता है आपके कि दोस्तों हम उत्पादन किसका दोस्तों करते हैं? ठीक है दोस्तों, हम उत्पादन करते हैं वस्तु और सेवा, किसका करते हैं? वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वस्तु दोस्तों आपके मान लेते दोस्तों ये पेन मैंने बनाया, वस्तु हो गया, और सेवा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उत्कर्ष क्लासेस जो है वो सेवा हो गई। ठीक है, तो वस्तु हो गया पेन, सर्विस हो गई आपकी उत्कर्ष क्लासेस। ठीक है, तो उत्पादन किसका हुआ? उत्पादन हुआ वस्तु और सेवा का, ध्यान रखना है। ठीक है, और उत्पादन किसका हुआ दोस्तों? वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ। कौन सी वस्तु और सेवा? जिनकी हमें आवश्यकता है दोस्तों ना, जिनकी हमें आवश्यकता है उन आपके वस्तु और सेवा जो है आपके इनका उत्पादन हुआ। ठीक है, ये दोस्तों उत्पादन को करने के लिए 4 साधन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? आपके इकोनॉमिक्स के अंदर पड़ती है दोस्तों ना। 4 साधन दोस्तों कौन कौन से आपके? जो सो उत्कर्ष को आप मान लीजिए दोस्तों, उत्कर्ष को आप एक बार मान लीजिए, हम इसके दोस्तों अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उत्कर्ष को मान लीजिए, तो ये क्लास जहां से दोस्तों हो रही है आपके, तो एक भूमि भी चाहिए कि दोस्तों आपके, एक भूमि जो है आपकी इसकी जरूरत दोस्तों पड़ने वाली है आपके, तो लैंड की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, नोट करना आपके। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इस लैंड पर जैसे मैं काम कर रहा हूं दोस्तों, श्रमिक जो है आपके, श्रम जो है इसकी जरूरत पड़ेगी आपके, लेबर जो है इसकी जरूरत दोस्तों पड़ने वाली है आपके। थर्ड आपके ये पैनल मैंने लगाया है, सर ने पैनल लगाया, मुझे सैलरी दे रहे हैं सर, तो आपके जो पूंजी है इसकी जरूरत पड़ने वाली, कैपिटल जो है इसकी जरूरत पड़ने वाली दोस्तों आपके। और नंबर 4 तो आपके थोड़ा बहुत जो इससे लाभ होगा वो किसको मिलेगा? जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है आपके, जो इन तीनों को संभाल रहे निर्मल सर जो है वो हो गए। ठीक है, तो कुल मिला के 4 चीजें जरूरत, 4 क्या होते हैं? 4 उत्पादन के साधन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी दोस्तों, उद्यमी। ठीक है, हमारी दोस्तों इकोनॉमिक्स की बुक में एक बढ़िया पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है कि पूंजी 2 तरह की दोस्तों होती है। क्या होती है? पूंजी जो होती है वह 2 तरह की दोस्तों होती है ना, पूंजी जो होती है वह 2 तरह की दोस्तों होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, कौन सी होती है? स्थायी पूंजी, और एक होती है कार्यशील दोस्तों पूंजी। क्या होती है? कार्यशील पूंजी। ठीक है दोस्तों, स्थायी पूंजी जो होती है रसगुल्ला, वो दोस्तों कौन सी होती है आपके? जैसे कि दोस्तों स्थायी पूंजी हो गई आपके भवन। ठीक है, फिक्स पूंजी है, फिक्स कैपिटल है, एक बार दोस्तों बना दिया बना दिया। ठीक है, ये स्थायी पूंजी है ना, भवन। ठीक है, और कार्यशील दोस्तों पूंजी कौन सी आपके? नगद पैसा। ठीक,
डेली दोस्तों काम चलाने के लिए नगद पैसा भी चाहिएगा, वो कार्यशील पूंजी हो गई, ठीक है। तो पूंजी दो तरह की होती है रसगुल्ला, एक तो स्थायी पूंजी होती है जैसे कि आपके भवन हो गया, ठीक है, और एक कार्यशील पूंजी होती है आपके वो नगद पैसा जो सो कार्यशील पूंजी है, ठीक है। और जो उद्यमी जो होती है, इस उद्यमी को हमारी इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर दोस्तों क्या बोला गया, आपके मानव पूंजी बोला गया, ठीक, क्या बोला गया, आपके ह्यूमन कैपिटल बोला गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो उद्यमी है आपके, इसे क्या बोला गया, ह्यूमन कैपिटल बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों भूमि की बात करें दोस्तों आपके, तो मैंने कहा दोस्तों भूमि है, इसके अलावा श्रम है, इसके अलावा पूंजी है दोस्तों, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके उद्यमी है, ठीक है। दोस्तों भूमि को क्या, आपके भूमि को देंगे हम लोग रेंट, क्या देंगे दोस्तों, लगान देंगे। श्रम को दोस्तों हम देंगे आपके वेज, मजदूरी देंगे आपके। कैपिटल दोस्तों हम लोग इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, इसको हम लोग ब्याज देंगे। और उद्यमी कमाएगा प्रॉफिट, क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, लाभ कमाएगा, ठीक है। तो नोट करना, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। इन चारों को अगर मैं मिला देता हूं तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल जो इनकम है वो आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस आपके प्रॉफिट, इन चारों को मिला दिए तो क्या आ जाएगा, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है वो आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि भाई साहब जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं आपके वो चार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने दोस्तों, चार होंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास आपको बताओ पहले। देखो एक तो है ना, गुरुजी अब रहने दो, गुरुजी आगे बढ़ो, गुरुजी छोड़ दो, ये मत बोला करो, ठीक है। आपको पढ़ना है आप आराम से पढ़ो, आपको लगता है गुरुजी नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। देखो मैंने जो संकल्प लिया है वो आपको पूरा की पूरा करवाया जाएगा। हमने आपसे कहा है क्लास 9th क्लास 10th की जो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा, एक लेवल पे पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा। आप उसके बाद में 9 10 का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो कितने घंटे क्लास चलेगी, कितने घंटे नहीं चलेगी, वो माथा फोड़ी मत करो ना। आप तो बस जब बोला जाए अपना पोथी पन्ना उठा करके, अपना दिमाग उठा करके आ जाना, ठीक है। सुबह 12 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है, उसको लाइव लिया करो। कोई भी डाउट होते लाइव में पूछ लिया करो। एक रेगुलर खुद को डिसिप्लिन बनाओ रसगुल्ला। देखो खुद को डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो भगवान आकर पढ़ाएगा तब भी समझ में नहीं आएगा। खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। प्रण लेकर बैठो कि 21 क्लासेज में नहीं छोड़ूंगा मैथ की, है ना। उसके बाद अगर आपकी एक्यूरेसी स्पीड ना बढ़े तो फिर आप बात करना। पर एक प्रण लो अपने अंदर से कि भाई मैथ की मैं 21 क्लासेज पूरी लूंगा, एनसीईआरटी की 21 क्लासेज में पूरी लूंगा, ये मैं प्रण लेता हूँ, ठीक है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोनों मिलकर के आपको इन दोनों सब्जेक्ट में आपकी नींव को मजबूत कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप में आपसे मुलाकात होगी। मैथ की क्लास आपकी 12 बजे होती है और जो मेरी जो क्लास होती है वो शाम को 8 बजे जो है वो क्लास होती है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो ऊपर लिंक लगा हुआ है, वहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इस एक क्लास में पांच पांच बुक्स का निचोड़ निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा अपना, फिर मिलते हैं कल, आपसे मुलाकात होगी यहीं पर आपसे। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। बाकी 12 बजे मैथ, 8 बजे शाम को जीके जीएस एनसीईआरटी जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।